नौजवान नस्ल है जिसकी बहुत ज़्यादा तादाद आजकल नेट के साथ जुड़ी हुई है जी। और पीटीआई ये दावा करती है कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है जी। जिसके साथ भी जुड़ी हुई है कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। हमने हाल ही में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाया। जी। आप एक दानिश्वर के तौर पे, एक मुहक्किक के तौर पे, एक लिखारी के तौर पर इस नौजवान नस्ल को कैसे देखते हैं और आज का पाकिस्तान आपको कैसा नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने पाशा साहब आपने सवाल ऐसा किए, इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं चंद एक ज़रूरी बातों पर फोकस करूँगा। पहली बात यह है कि हमारे नौजवान बहुत ब्राइट हैं। मैं सारी दुनिया के लोगों से मेरी दोस्ती रही है और अब भी है। इनको सिर्फ आप एक कॉन्फिडेंस सिखा दें, एक इत्माद ज़ात है, इनको सिखा दें तो ये हर कौम से आगे चले जाएंगे। माशाअल्लाह। रॉ मटेरियल इनके पास इतना है, हमारे पास इतने हैं। दूसरा ये है कि ये मायूसी का शिकार हैं। उसकी वजह बज़ाहिर ये है कि जो पिछला दौर आया, इस दौर में पूरा जोर लगाया गया पहले एक बंदे को हीरो बनाने पे। वो इतना बड़ा हीरो बन गया कि अब इनसे विलन बन नहीं पा रहा है। वो आदमी, मैं भी उसका 3 महीने हामी रहा हूँ। मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है उस पर। 3 महीने हामी रहे हैं उसके? जी, उसका हामी रहा हूँ। 3 महीने बाद मुझे पता चल गया कि गलत पटरी पे चला हुआ है। इमरान खान साहब। अच्छा अच्छा। इमरान खान साहब न्याजी की बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटे की आपने वीडियो किस चीज़ की इस पे बनाई है 3 मिनट उनकी हमायत में, 57 मिनट मुखालफत में। अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन उसमें उनकी कोई अच्छी क्वालिटी तो खैर पता नहीं है या नहीं है। तो मुझे देखें, अल्लाह से डर है, ना मुझे फैमिली की परवाह है, ना मैं नून का बंदा हूँ। मैं नून का हमेशा कमतर बुराई कहता हूँ। लेकिन आगे हो क्या रहा है? क्या आपने एक दफ़ा भी सोचा था कि एहसाब शुरू होगा और ये फौज के बंदे पकड़े जाएंगे? बात ये है कि आज के नौजवानों को मैं बता रहा हूँ कि नौजवानों को ये समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ ठीक हो चुकी है। ओके। एहसाब फैज़ हमीद साहब मेरे ग्राई चकवाल के पकड़े गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इन्होंने जो अफ़गानिस्तान तंग करता था वहाँ पे भी ये गए, इन्होंने अटैक किया फ़ौज वालों ने। उसके बाद ईरान में भी अटैक हुआ जो हमारे बलोचियों पे हुआ और उधर भी हमारे मुखालफों पे जो कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की कीमतें आप खुद देख सकते हैं। डॉलर जो 278 पे खड़ा है, ये 500 पे होता तो आपको पेट्रोल भी 500 का मिलता था, रोटी 40 रुपए की। इन नौजवानों को कोई पता नहीं है ये मसाइल क्या हैं। इनको कोई पता नहीं है कि तेल कितना सस्ता हो चुका है, खाने का तेल। पेट्रोल तो चले इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है। इनको कोई पता नहीं है कि और बहुत सी चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जी चलेगी। और ये कोई सोच नहीं सकता था कि होगा। आज जो परसों काम हुआ है, फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि फ़ौज के बंदे गिरफ्तार होंगे। और मैं चाहता था एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाए जो खा जाए आसिम साहब, पहली दफ़ा आपने ऐसा काम किया जो हमें फ़ौज पे उम्मीद नहीं थी और हम आपके साथ हैं। मैं चकवाल फ़ोन करने वाला तो अब्बास साथ बैठा है, लेकिन मैंने कहा चकवाल से निकला तो वो कहेंगे जी घर वाले निकाल रहे हैं क्योंकि हम हैं ही नून के फैमिली की तरफ से। तो इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है और ये कौम बड़ी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। टाइम शुरू हो चुका है, एहसाब होना है और फ़ौज ने करना है। मैं ना फ़ौज का पेड़ हूँ ना मुझे उनकी परवाह है, मुझे सिर्फ अल्लाह, इस्लाम और इंसान। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि एहतसाब शुरू हो चुका है, मेरा ख्याल है एहतसाब होगा और ये एहतसाब फौज ही करेगी। बड़ा सख्त किस्म का एहतसाब जी मैडम, सूफी साहब ने तो बड़ी पुरुमीद बातें की हैं कि बेहतरी की तरफ हम चल पड़े हैं, एहतसाब शुरू हो चुका है। वैसे एक बात तो इनकी उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आज तक हम ये सोच नहीं सकते थे कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का जो ISI का चीफ भी रहा हो वो गिरफ्तार होगा। और वो ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ है बल्कि उसका कोर्ट मार्शल भी शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी इब्तदा है एहतसाब की तरफ। आप नहीं, बहुत अच्छी इब्तदा तो नज़र आ रही है, लेकिन आगे आगे होता है क्या ये हमें कुछ नहीं मालूम। क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि फ़ौज जो है अपने जो लोगों को के साथ बुरा सलूक नहीं करती।
और शायद कौम को दिखाने के लिए कि एहतसाब शुरू होने वाला है, तो तसल्ली दी गई है। फ़िलहाल तो मैं तो यही समझती हूँ, अगर हो जाए ऐसा तो बेहतरीन हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि देखें अब जनरल मुशर्रफ साहब ने के ख़िलाफ़ थे लोग और उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ दिया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनको बाहर भेज दिया। अब सारी मिसालें आपके साथ, फ़ौज अपने लोगों के साथ मतलब है कि फिर भी अच्छा सलूक करती है। अब उम्मीद नहीं कि एहतसाब हो, क्योंकि एहतसाब के नाम पर एहतसाब हो नहीं पा रहा। मैं तो यही देख रही हूँ कि एहतसाब हो नहीं पाता। नहीं, वो तो माजी की बातें हैं ना, वो तो सूफी साहब ने भी एग्री किया कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जैसे सूफी साहब ने तो ये कहा कि खाने के तेल की कीमतें भी कम हो गई हैं, महंगाई में भी कमी वाक़या हो रही है, डॉलर की अगर कीमत 500 रुपये तक चली जाती अगर इसको कंट्रोल ना किया जाता, तो ये मुस्बत इशारिये हैं। नहीं कह रहे हैं। और फिर इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हमारा नौजवान जो है वो नाउम्मीद है, वरना पोटेंशियल उसमें इतना है कि किसी भी कौम से बेहतर हम देखें। नाउम्मीदी तो है ना, अब ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया या हो रहा है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ठीक हो रहा है या तेल की कीमतें हैं वो कम हो गई है या घी की, क्योंकि हम तो घरेलू ख़वातीन भी हैं, सियासतदान होने के बावजूद, सहाफ़ी होने के बावजूद हमें पता है कि महंगाई किस तरह जा रही, आज कुछ है कल कुछ है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप कहते हैं कम हो रही, मैं कहती कंट्रोल ही कर लें। और आप किसी दुकानदार से जाके पूछो, कहते जी पीछे से रेट्स बढ़ गए। अब पूछने वाला कोई नहीं, किसने बढ़ाए, कौन है, क्या है, कुछ नहीं। तो मजमूई तौर पे आप समझती हैं कि कोई बेहतरी नहीं हो रही? अभी तक तो नहीं हो सकता मुस्तकबिल में हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जो आम कस्टमर की मैं बात कर रही, आम आवाम की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत क्राइसिस में है। देखें बिजली के बिलों का अब एक ही इशू रह गया, हर आवाम एक दूसरे से सिर्फ यही बात करती है कि जी बिजली के बिल आ गया, ये हो गया। अच्छा, वैसे मैं मैडम एक बात कहूँ इजाज़त से, यानी बिजली, पेट्रोल, महंगाई ये जेन्युइन इशू हैं और वो इस मकाम तक चले गए हैं कि अब जीना मुश्किल हो गया है, यानी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आपके और मेरे समेत सब अवाम सिर्फ ये सोचते हैं कि बिजली का बिल आ गया है तो देंगे किंज। कोई ये नहीं सोचता कि ये बिजली के बिल इस मकाम तक कैसे गए हैं। इस सोच की तरफ जमात इस्लामी गई। ठीक, जमात इस्लामी ने धरना दिया, लोगों की मुश्किलात को आवाज़ दी, लेकिन अवाम ने उसको वो पजीराई नहीं दी। उस धरने को होना तो ये चाहिए था कि अवाम दीवाना वार लपकते जमात इस्लामी के धरने की तरफ, उसमें शरीक हो जाते कि यार ये हमारी मुश्किलात को आवाज़ दे रहे हैं। तो फिर ये अवाम के साथ जिन मसाइल का आप तज़किरा कर रही हैं ठीक हो रहा है। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए था इस सिलसिले में। शायद वो होमवर्क करना नहीं कर पाए, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना पाए, यही वजह हो सकती है। वरना जिस तरह का उनका धरना था, जिस तरह से उनको अवाम की तरफ से, अवाम ही थे ना वो लोग जो वहाँ पर इस धरने पे मौजूद थे, बहुत बड़ा जो हमने टीवी पे या वीडियो में देखा, हम लोग तो नहीं गए, लेकिन धरना तो बहुत बड़ा कामयाब रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनका ये जो पैगाम है और ये जो सिलसिला लेके चल रहे हैं वो अवाम ही की आवाज़ है। अवाम, सारी अवाम तो एकदम नहीं सड़कों पे आ सकती है, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जो इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पे मजबूर होंगे कि जी बिजली की कीमतें कम करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन ये कि वो बात यही है कि सबको मजीद साथ देना होगा जमात इस्लामी का। और मैं तो ये कहती हूँ कि जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों को अवाम की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। और अवाम की खातिर इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी मैदान में है। अच्छा, मंसूर अहमद अफरीदी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो अफरीदी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, क्या हाल है आपकी? वालेकुम सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, वेलकम टू आवर शो। अफरीदी साहब, हम हमारे साथ स्टूडियो में कंवल नसीम साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और कमर इकबाल सूफी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनाब अफरीदी साहब, हम बात कर रहे थे कि हमने पिछले दिनों पाकिस्तान का 77वां 77th यौम पैदाइश मनाया है। नौजवानों की अक्सरियत जो है वो मायूस है, नाउम्मीद है।
उनको ना अपना हाल नज़र आ रहा है, ना अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हालात मुआफिक नज़र नहीं आ रहे। 77 साल गुजरने के बाद आप बतौर एक लॉयर, एक दानिश्वर, पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? जी मंसूर अफरीदी साहब। जी शुक्रिया वंस अगेन पाशा साहब आपका। आपने जिस तरह फरमाया कि 77वां हमने अपने योम आज़ादी मनवाया और ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के साथ, बहुत जद्दोजहद के साथ मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रहनुमाई में इसको हासिल किया गया। जो मुसलमानों का हाल था वो तो सबके ही सामने है, तारीख में भी है कि बहुत बुरा हाल था। ना इनको हकूक दिए जा रहे थे, ना इनको मजहबी आज़ादी थी, ना माशरती, ना माश। अल्लाह अल्लाह करके हमें अपना एक अलग वतन तो मिला, लेकिन हमने कुर्बानियों के जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी उसकी कदर नहीं की। और आज अक़वाम आलम में ये हाल है कि हमारा मुल्क को हर कैटेगरी पे आप उठा लें, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार उठाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक के उठाएं, चाहे IMF के उठाएं, हर कैटेगरी पे भी हम दुनिया के 200 मुल्कों में 150 या 160वें नंबर पे, चाहे इंसाफ में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे हेल्थ में हो। ये हमने क्योंकि मुतवातिर हमने हुकूमतें नहीं रही, मुतवातिर पॉलिसियां नहीं रही। आपको पता है कि जैसा ही मुल्क हुआ तो हमें अपना आईन बनाते बनाते 10 साल गुजर गए। हमारे साथ हिंदुस्तान को भी आज़ादी मिली थी, उन्होंने 1-1.5 साल में अपना नया आईन करके लागू कर दिया। अच्छा, वो जब आईन बना 10 साल बाद, वो भी बमुश्किल 2-3 साल नहीं चला, वो फिर असम्बलियां टूट गई और फिर नई हुकूमत आई, उन्होंने फिर आईन बनाया और फिर तीसरी अयूब खान की आई, उन्होंने दोबारा आईन बनाया, फिर असम्बलियां मार्शल्लाह लग गया। उसके बाद यहया खान का मार्शल्लाह लगा और फिर 71 का आईन बना और 71 का आईन भी आपका 73 का आईन वो भी आपके सामने है कि उसमें भी तकरीबन 25 से 30 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के कि हमने हर सिस्टम को, हर निज़ाम को आजमा लिया है। लोग बातें करते हैं कि हमें ये निज़ाम लाना चाहिए, हमें सदारती निज़ाम लाना चाहिए, हमें पार्लिमानी निज़ाम लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ वज़ीर आज़म भी रहे, जहाँ सदर भी रहे। अयूब खान को लोग कहते थे कि अयूब खान की सदारत फैसलाबाद की घंटाघर जैसी है, जहाँ से हर जगह सदर अयूब भी नजर आते हैं आटों बाजार से। तो यहाँ सदारत भी रहे, यहाँ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, यहाँ भुट्टो साहब जो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, यहाँ पे मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे। यानी हमने हर निज़ाम को आजमा लिया, ये नहीं कि हमने कोई आजमाया, लेकिन हमने कभी भी राह रास्त पे नहीं आए, तरक्की की डगर भी नहीं आए। उसका मिसाल यह है कि हमने अवाम को असल में इक़्तिदार दिया ही नहीं। ये 24 करोड़ अवाम को हमने स्टेक होल्डर ही नहीं समझा इस निज़ाम का। हमने जो हमारी अशराफिया है, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे सियासतदान है, चाहे हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे जागीरदार हैं, उन्होंने ही बैठ के ड्राइंग रूमों में इस मुल्क के अवाम के मुकद्दर के फैसले किए हैं। और आपके सामने आज है, जिस तरह आपने बजा फरमाया कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, जहां 2023 में 16 लाख नौजवान मुल्क छोड़ के गए हैं। यानी आप देखें कि चीन और हिंदुस्तान जो हमसे आबादी में 6-6 गुना बड़े हैं, वहां से इतनी आबादी नहीं छोड़ के जा रही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से जुड़े। उसी की वजह है कि हमने इक़्तिदार को कभी अवाम का अमानत ही नहीं समझा। सारे जो अशराफिया तबका है उन्होंने अपने लिए कवानीन बनाए, अपने ही लिए उन्होंने, और जो दूसरा जो एहतिसाब का निज़ाम इस मुल्क में कभी आया नहीं है, जो हम ट्रू स्पिरिट में एहतिसाब कर सकें कि सबका एहतिसाब हो, जागीरदारों का भी हो, जुडिशरी का भी। आप देखें ना, जुडिशरी पे लिख दिया आईन में कि इनका एहतिसाब हो ही नहीं सकता। तो अगर वो एहतिसाब ही नहीं हो सकते तो वहाँ पे राह रास्त में किस तरह चीजें आएंगी? आपके यहाँ ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई दूसरी चीजें बढ़ रही है, तो नौजवान ने तो मायूस होना है। और आप देखें कि वो अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, कांग्रेस के सदर रहे थे 1948 में। उनकी पेशनगोइयां हैं 1946 में। उन्होंने जो मुसलमानों के एक मशहूर जरीदे को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा कि जो पाकिस्तान जो कायद आज़म साहब बना रहे हैं
यहाँ पे बड़े मसाइल आएंगे। उन्होंने ये सब चीज़ों की पेशन गोइयाँ की कि ये मुल्क कर्जदार हो जाएगा, ये मुल्क अशराफिया के हाथ जो है यरगमाल हो जाएगा, ये मुल्क जो है बैरूनी आकाओं के रहमो करम पे आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनकी पेशन गोइयों को हर प्रोफेसीज, मैं कहता हूँ इनके पेशन गोई हर बहब सही साबित हो रही है। लेकिन हमने, हमारी अवाम ने, हमारी रूलिंग एलास ने कोशिश करनी है कि उनकी सारी पेशन गोइयां गलत साबित हो, ताकि को और आने वाले नौजवान को एक ऐसी रियासत दे सके जहां पे ये नारा असल में हो कि रियासत होगी माँ की जैसी। नारे तो लगते हैं लेकिन अमली तौर पे कभी भी काम नहीं हुआ मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा नाजरीन, अफरीदी साहब ने कमियों कमज़ोरियों की बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर निशानदही की है और उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको हम किसी सूरत में निगेट नहीं कर सकते, उनकी बातों की नफ़ी नहीं कर सकते। और आजकल एक और बात कही जा रही है जी कि आइन तो है ही नहीं, रियासत तो है ही नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके सामने रखूँगा कि जनाब इस वक्त पार्लिमान भी मौजूद है और इस पार्लिमान को घोस्ट पार्लिमान कहने वाले इमरान खान साहब की जमात के MPAs और MNAs भी मौजूद हैं। एक सूबे में PTI की हुकूमत भी कायम है, PTI के MNAs जो हैं वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये जो पार्लिमान है ये जाली है। हमारे यहाँ अदालतें भी कायम कर रही हैं, जैसा कैसा भी है वो इंसाफ दे रही हैं। और हमारे यहाँ तो ये एक रिवाज रहा है कि अगर अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया तो मैं कहूँ जय जय करूँगा उसका, और अगर मेरे मुखालिफ फ़ैसला आया तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा और कहूँगा कि ये अदालत जाली है। वैसे तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी जाली है, उसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, चीफ़ जस्टिस भी दुरुस्त नहीं है, उसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, आर्मी चीफ़ भी उनको पसंद नहीं है, उसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। जबकि रियासत की तमाम सतून जो हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो सहाफ़त है, वो सारे हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, मंसूर अफरीदी साहब की ये बात ठीक है कि आइडियलिज़म नहीं है। आइडियल तौर पे जिस तरह काम करना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आइए हम अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान आना है उनसे पूछते हैं। मैडम, बड़ी खूबसूरत मसाइल की निशानदही की हमारे मंसूर अफरीदी साहब ने। अब आप बताइए इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है लेकिन इख्तियार नहीं है उनके पास। नहीं, वो तो जो आप बात कहेंगी वो तो हकीकत होगी ना। हाँ जी। हल बताएं क्या है? हल ये है कि उनको मैं अगर कोई मुझे याद है थोड़ी सी बात, कोई पीपल्स पार्टी का दौर होता था तो अगर पार्टी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जी, तो उनके जो वजीर थे वो बड़े बाख्तियार थे। अगर कोई काम कह दिया जाता था, फ़र्ज़ करें मैं मिली हूँ कि मैंने कहा जी जहांगीर बदर साहब ये मेरा घर का काम है तो आप, या मेरे इलाके का काम है तो होना चाहिए, तो मैं घर नहीं पहुँचती थी तो वो काम हो जाता था। अब वो नहीं है। नहीं, उसकी वजह ये हो सकती है ना कि अब आप जहांगीर बदर टाइप बंदे तक पहुँच नहीं पाती होंगी। नहीं, मैं तो अब देखें सहाफ़ी किसके पास नहीं पहुँचता। अच्छा, तो आप मुझे बताएं ना, तो फिर काम कौन कर रहा है? काम तो हो रहे हैं। मैं कहती काम हो ही नहीं, वो इख्तियार नहीं, उनके पास इख्तियार नहीं है। काम तो हो रहे हैं, नहीं, हल मसाइल का नहीं सर, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती, हम मान ले। ओके, नहीं मानती, ठीक है, नहीं हो रहे ना। मैंने 3 मिनिस्टर्स को काम, आपको पता मिनिस्टर से मिलना सहाफ़ी का, ये प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये वज़ीर आला से मिलना कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं उनको पर्सनली तौर पे काम करती, सेक्रेटरी साहब ये कर दीजिएगा, दूसरे दिन पता ही कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उन्होंने सेक्रेटरी ने करना ना आगे चलनी गल। हल बताएं। हल यही है कि इनको अपने काम का पता होना चाहिए, अपने इख्तियारात का पता होना चाहिए जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है। सुबी साहब, पहले मैं ज़रा बड़े लेवल पे बात करूँगा, वो ये है कि नोम चोमुस्की जो मशहूर दानश्वर हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हल वो बड़ा आसान है जो नोम चोमुस्की ने एक सिंपल सी बात की है कि दुनिया में गरीब मुल्क नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। किस चीज़ की? गरीब मुल्क नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन जब कोई मुल्क अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाता है, उससे गुर्बत कहते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, मेरा अपना एक जुमला है कि जहाँ इंसाफ हो वहाँ गुर्बत नहीं हुआ करती। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि गरीब मुल्क नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं पाई जाती, और जो मुल्क अपने वसाइल को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल नहीं करता तो वो गुर्बत आ जाती है। बहुत खूबसूरत आपने बात। उसके बाद ये है कि हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में हैं। उनमें सबसे बड़ी ये है कि अगर हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया अमेरिका और वेस्ट का फेवरेट चाइल्ड है। उसे चाइना के मुकाबले में सुने, हमें हर मौके पर प्रेशराइज किया जाता है, हमारी जड़ें काटी जाती हैं। और ट्रेजेडी ये थी कि हमारे जो आर्मी चीफ पुराने थे अलावा 4 के, ये बुरी तरह अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर रहे। इन 4 में ज़िया साहब थे जो थोड़े बाहर थे उनसे, मुशर्रफ 80% बाहर था, राहिल शरीफ था, और ये आसिम मुनीर साहब हैं जो मुझे अभी तक के असल से ये बाहर आए हैं। बाहर हैं, ठीक जी। ये चाइना की तरफ जा रहे हैं। चाइना आपके यहाँ इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है, ठीक है। उसके पास बहुत बड़े प्लान हैं। वो अपनी कोई 1500 बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहता है, जिसमें तकरीबन अल्टीमेटली को 4 करोड़ बंदे उसे चाहिए। लेकिन पिछले दौर में 2 साल कोई काम नहीं हुआ इस पर। मैं इसका न्याजी का उस पर कम कसूर कहता हूँ। ये बंदा अरेस्ट हुआ है, मेन पार्ट इसका था। 2 साल कोई काम नहीं हुआ। जो बंदे वहाँ काम करते थे उन्होंने मुझे बताया, जिनके 6 स्टूडेंट्स काम करते थे उन्होंने मुझे बताया 2 साल रोका गया। मिशन ये था कि चाइना को बाहर फेंकें और अमेरिका को, जी, अमेरिका को अंदर लाया जाए। अब इनकी कोशिश, ये चाइना गए हैं दोनों, शहबाज शरीफ भी गए और ये भी गए हैं, हाफिज भी गए। क्यों गए हैं? ये एंटी अमेरिका हैं, ये अमेरिका के फेवर के नहीं हैं। तो इंशाल्लाह काम ठीक हो जाएगा। अमेरिका की तरफ जाने का मतलब क्या, इजराइल की तरफ जाना। ख़त्म बात, हमारा रास्ता बंद है। अफरीदी साहब, मुझे उम्मीद है हम प्रोग्राम के इंतहा की तरफ जा रहे हैं। आप कमेंट चाहिए आपका कि आपको ये निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है? जी, ये वाला निज़ाम में तो जो आप कह सकते हैं कि आईसीयू में तो ऐसे ही रहेगा पाकिस्तान। मतलब कोई लोन आ जाएगा, वो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि अगर हमने डेमोक्रेसी लानी है तो प्रॉपर डेमोक्रेसी लाएं, तब आप तरक्की करेंगे। आप देखें, यूरोप देखें, वेस्ट यूरोप देख लें, अमेरिका खुद देख लें, जो दुनिया का माई बाप बना हुआ है, जो सिर्फ $900 अरब सिर्फ इस पे लगा रहा है। फेस्ट की रेल पेल है। आप जापान चले जाएं, कोरिया चले जाएं, ये सब ने तरक्की की है। नॉर्थ कोरिया को देख लें, वो डिक्टेटर है, वो आप देखें ना, गुर्बत की शरह वहां देखें। और साउथ कोरिया, जिसकी हम गाड़ियां भी ले रहे हैं, मोबाइल भी ले रहे हैं, वो कहां पे पहुंच गए। तो हमें प्रॉपर जमहूरियतें लानी पड़ेंगी, अवाम को इक़्तिदार देना पड़ेगा, या हमें फिर सही डिक्टेटरशिप सऊदी अरब के जरिए खानदानी डिक्टेटरशिप बनाए, चाहे मियाँ साहब को बनाए, चाहे एक को बनाए, ताकि खानदानी सबको पता हो कि इसका बेटा होगा कल वो बादशाह बनेगा, फिर अगला बेटा होगा वो बादशाह बनेगा। तो वो फिर पॉलिसियाँ वो भी सही हैं, वो भी कोई ख़राब नहीं है। असल में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। आपको डेमोक्रेसी में यूरोप और हिंदुस्तान की कामयाबी देखें, और डिक्टेटरशिप में चाइना और दुबई की देख लें। दोनों में डिक्टेटरशिप है, वो भी कामयाब है, जो कि जमहूरियतें हैं वो भी कामयाब। निज़ाम हर एक अच्छे हैं, लेकिन हम अब तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। वो कहते नहीं कि वो जुमला तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहे कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। हम वो बने हुए हैं। हम ना जमहूरियत ले पा रहे हैं, ना हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। उसकी जो कंसिक्वेंसेस है या जो नतायज है वो आप सबके सामने है कि नौजवान भी मुल्क से बेजार है, और यहाँ से इमिग्रेशन भी टॉप पे हो रही हैं, और मसाइल भी जू के तू। अफरीदी साहब, आखिरी सवाल, शॉर्ट कमेंट चाहिए। सूफी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि एहतसाब का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। फ़ौज ने अपनी सफ़ों में खासा एहतसाब कर लिया है, और अब ये एहतसाब का अमल जो है वो सफाई कर देगा, झाड़ू फेर देगा। इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। जी, एहतसाब का अमल तो जो फ़ौज के अंदर शुरू है बड़ा खुशाइंद है। जो जनरल साहब थे फैज़ हमीद साहब, वो सिर्फ करप्शन नहीं, बाकी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को भी उन्होंने बड़ा मिस हैंडल किया है। और जो आप KPK में दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं, ये भी इनका कौम को दिया हुआ तोहफा है। इन्होंने कुछ वहाँ से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बंदे को KPK में लाए, उनको सेटल कराए, और अब आप हालात आपके सामने हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी।
फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।